नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द पीपल वॉइस। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र। मित्रों, हमने इसके पहले के वीडियो में आपको गोंड जाति, गोंड जनजाति के समस्याओं के बारे में 12 बिंदुओं पे आपको बताया था कि वो 12 बिंदु क्या है समस्या के। आज हम इस दूसरी कड़ी में आपको कुछ बेसिक चीजें बताएंगे और एक शासनादेश का विश्लेषण करेंगे। यह वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको सारे तथ्य बताऊंगा, बेशक वीडियो लंबा हो जाए। आप ध्यान से सुनेंगे और जरूरत होने पे अपनी जानकारी को अपने डायरी में, अपने रजिस्टर में, कॉपी में आप जरूर लिखेंगे। शुरू करते हैं। पहली परिभाषा है अनुसूचित जात। हम किसको अनुसूचित जात मानेंगे? तो संविधान के अनुच्छेद 366(24) के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जो जातियां या जनजातियां राष्ट्रपति या संसद द्वारा घोषित की गई हैं, सिर्फ वही जातियां अनुसूचित जाति होंगी। या राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में जो जातियां उल्लेखित हैं, सिर्फ वही जातियां अनुसूचित जाति होंगी। यह निर्णय भी है माननीय उच्चतम न्यायालय का, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मिलिंद एवं अन्य। अनुसूचित जनजाति किसे बोलेंगे हम? तो संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो जनजातियां राष्ट्रपति या संसद द्वारा घोषित की गई हैं, सिर्फ वही जनजातियां अनुसूचित जनजाति होंगी। या राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में जो जनजातियां उल्लेखित हैं, सिर्फ वही जनजातियां अनुसूचित जनजाति होंगी। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मिलिंद एवं अन्य। पिछड़ी जाति। अब पिछड़ी जाति कह के कुछ मतलब नहीं है, उसका वास्तविक नाम है अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये किसे कहते हैं? तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सिलसिले में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 2(ख) 2B के अनुसार जो जातियां अनुसूची 1 में उल्लेखित हैं, सिर्फ वही पिछड़ी जाति यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं, अन्य जातियां नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज क्लियर हो गया आपको कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत धारा 2(ख) में जो जातियां अनुसूची 1 के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं, वही केवल ओबीसी में आएंगी, अन्य से नहीं। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि उस सूची में जितनी ओबीसी की जातियां हैं
अनुसूची 1 में वही केवल मानी जाएंगी। किसी तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो के लिखने से वह जाति का निर्माण वहां नहीं हो सकता, किसी की तुलना करने से नहीं हो सकता। एकदम आप दिमाग में बैठा के रखिए। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात में सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो वह अधिकार संसद को है। संसद ही अनुच्छेद 341(2) और 342(2) के अंतर्गत जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर सकती हैं या अनुसूची से उन्हें बाहर कर सकती हैं। उसी तरह 342(2) में अनुसूची में रख सकती हैं या अनुसूची से बाहर कर सकती हैं। जब प्रोसेस क्या है, राज्य सरकार कुछ जातियों को रिकमेंड करेंगी, वो उनकी कैबिनेट द्वारा रिकमेंड होगा, उसको फिर पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। पार्लियामेंट उस पर चर्चा करेगी, उनको सम्मिलित करेगी अथवा निकालेगी, और निकालने के बाद वह लोकसभा से पारित होगा और फिर राज्यसभा से पारित होगा। उसके बाद वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होगा और तब भारत सरकार का राजपत्र जारी होता है। एक चीज बड़ा स्पष्ट है, जब राजपत्र भारत सरकार का जारी हो गया, उसमें लिखी चीज को फेर बदल करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। डीएम, कलेक्टर, एसपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इवन प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता एक बार आदेश करने के बाद। उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में फिर संसद इन्वॉल्व होगी, लोकसभा इन्वॉल्व होगा, राज्यसभा इन्वॉल्व होगा और उसके बाद प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होगा। यह चीज एकदम ध्यान में रखिए। पिछड़ी जाति यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग इस सूची को अमेंड करने का, इस सूची में बदलाव करने का, इसमें जातियों को जोड़ने का या निकालने का ये अधिकार किसके पास है? ये राज्य सरकार के पास है। उत्तर प्रदेश के केस में उत्तर प्रदेश सरकार के पास यह पावर है कि वह उस अनुसूची 1 को संशोधित कर सके। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियां और एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 के धारा 2(ख) में अनुसूची 1 में संशोधन करने का अधिकार प्रदेश सरकार को है। डॉक्टर उमेश चंद्र, प्लीज रिसीव माय कॉल। डॉक्टर उमेश चंद्र, ये आप एकदम समझ जाइए। तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी, कर्मचारी या निर्गत प्रमाण पत्र को सत्यापित करने वाले अधिकारी, कर्मचारी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुसूची को मानने से इनकार कर सकते हैं? नहीं, वो ऐसे किसी को भी इनकार नहीं कर सकते। ये तो एक चीज हो गई, इसमें हमने बहुत आपको संक्षेप रूप से बताया है। अभी हम ये क्यों बताना जरूरी था, क्योंकि जो समस्या है उस समस्या के निदान में इसका महत्व है। आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले
गाजीपुर जिलाधिकारी से वार्ता करते समय जब शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 का जिक्र हुआ और उस पे सभी की एक सहमति बनी कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हम शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 का पालन करेंगे। क्या कहता है ये शासनादेश? इस शासनादेश का पूरा हम डिटेल बताएंगे आपको। संख्या 129 2021 3206/26/3/2021 प्रेषक के रविंद्र नायक, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त जिलाधिकारी मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश। उनके ऑफिस का नाम है समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 3 नवंबर 2021। विषय प्रदेश के गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को 13 जनपदों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति व शेष 62 जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक निर्गत करने के संबंध में। महोदय, अवगत कराना है कि भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 1976 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक 36 पर गोंड जाति सूचीबद्ध है, जबकि भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2002 में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रमांक 6 पर गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड को 13 जनपदों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में सूचीबद्ध है। अतः भारत सरकार के अधिसूचना के अनुरूप ही अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को समस्त संवैधानिक सुविधाएं प्राप्त हैं। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। तो के रविंद्र नायक, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग 3, ये अपने शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 में यह स्पष्ट किया कि 1976 SC/ST अमेंडमेंट एक्ट आदेश 1976 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की क्रम संख्या 36 पर गोंड है, सूचीबद्ध है। और उन्होंने उसके आगे कहा कि भारत सरकार का राजपत्र अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2002 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रमांक 6 पर गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को 13 जनपदों में सम्मिलित किया गया है।
अतः भारत सरकार की, इन्होंने स्पष्ट कर दिया, अतः भारत सरकार के अधिसूचना के अनुरूप ही अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को समस्त संवैधानिक सुविधाएं प्राप्त है। इससे क्या क्लियर हो गया? इससे क्लियर हो गया इस शासनादेश से कि उत्तर प्रदेश के 13 जनपद में निवास करने वाले गोंड जाति को अनुसूचित जनजातियों की सुविधाएं प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्रायः राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वैच्छिक तरीके से अकारण, तर्कहीन, आधारहीन तथा मनगढ़ंत रिपोर्ट यथा वर्ष 1950 में निर्गत राष्ट्रपति के आदेश के वर्ष के दस्तावेजों को मांगना, कैमूर रेंज की पहाड़ियों से विस्थापित होकर नहीं आए हैं, जाति सही नहीं है, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अथवा साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, इनके साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाता है, ऊंच नीच, भाषा बोली, रहन सहन, खान पान, वर्तनी अथवा अनुस्वार विभेद, जीविकोपार्जन के परंपरागत पेशे को आधार बनाकर भूमिहीन गोंड जाति के व्यक्तियों से भू राजस्व अभिलेख 1324 व 1354 व 1356 व 1359 फसली में नाम दर्ज न होने आदि का उल्लेख करते हुए उनके आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जा रहा है। साथ ही उक्त के आधार पर पूर्व में निर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों को सत्यापित नहीं किया जा रहा है और न ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेखीय साक्ष्यों एवं नजीरों का संज्ञान लिया जा रहा है, जिससे वे नियमानुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के संवैधानिक सुविधा से वंचित रह जाते हैं। यानी जो आपकी सारी समस्याएं हैं, जो हमने कल आपको बताया गोंड जनजाति की समस्या, उसमें सारे बिंदु यहीं पर प्रमुख सचिव ने मेंशन कर दिया है अपने आदेश में। ये समस्याएं इनकी हैं। तो भाई अगर समस्याएं हैं, आपको प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है और ये शासनादेश में इसका जिक्र भी हो चुका है। आगे भी कुछ है, चलिए उसको देखते हैं। तो पैराग्राफ 3 में क्या है? साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं नियुक्त अधिकारियों द्वारा गोंड अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से 6 माह के अंदर बने जाति प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। यद्यपि इस संबंध में पूर्व में ही शासनादेश संख्या 62 VIP/26/3/2019 जारी दिनांक 1 जुलाई 2019 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर स्थिति स्पष्ट किया जा चुका है, जिसमें यह विदित है कि 6 माह के अंदर बने जाति प्रमाण पत्र की मांग कदापि न की जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जाति जन्मजात होती है, वो जो आजीवन बदलती नहीं है। पूर्व में जारी ऑनलाइन निर्गत प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु पोर्टल पर उपलब्ध है। अतएव नए सिरे से 6 माह के अंदर की अवधि का जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके पैराग्राफ 3 में क्लियर कर दिया
जो लोग 6 माह का नौटंकी करते हैं उनको स्पष्ट कहा कि ये मांगे जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल है और आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। पैराग्राफ 4, अतएव उक्त के आलोक में, अब जो बिंदु 1, 2, 3 अभी हमने रीड किया है, अब उसके बाद वो बोल रहे हैं अतएव उक्त के आलोक में, मतलब इन समस्याओं को देखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगुंड को कतिपय 13 जनपदों के नाम है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति एवं गोंड जाति को शेष अन्य 62 जनपदों में, यानी 75 जनपद हमारे पास हैं, 13 उधर हो गए, 62 जो बचे हुए हैं, शेष अन्य 62 जनपदों में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करते समय आवेदनकर्ता द्वारा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत प्रमाणित भू राजस्व अभिलेखों तथा 1300 प्रमाणित भू राजस्व अभिलेखों यथा 1323 या 1324 या 1354 या 1356 या 1359 में से किसी एक फसली में गोंड अंकित हो की पुष्टि अभिलेखागार के मूल रिकॉर्ड से किए जाने के पश्चात सही पाए जाने पर नियमानुसार अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाए तथा इसमें किसी भी प्रकार की हिला हवाली न की जाए। आगे वो कर रहे हैं, वो तो जिनके पास साक्ष्य है उनकी बात हो गई, जिनके पास भू अभिलेख के साक्ष्य हैं, फसली है, उनकी बात हो गई। आगे कह रहे हैं कि आवेदनकर्ता के भूमिहीन होने की दशा में उनके कुटुंब / परिवार रजिस्टर की नकल, ये कहाँ के लिए? कुटुंब रजिस्टर की नकल किसको देनी है? जो भूमिहीन है, यानी जिनके पास भू अभिलेख नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं / विद्यालय की टीसी व जांच हेतु अपनाई जा रही प्रचलित प्रक्रिया के साथ साथ नजदीकी गोंड परिवार से भी जांच पड़ताल कर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें। साथ ही वर्ष 1950 अथवा उसके पूर्व के दस्तावेजों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आधार न बनाया जाए। भाई अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप दे सकते हैं, लेकिन वो इंसिस्ट नहीं कर सकता, वो आप पे दबाव नहीं बनाएगा कि नहीं आपके दस्तावेज 1950 के पहले वाले होंगे तभी मैं मानूंगा। बात समझ रहे हैं ना? वो आप पे दबाव नहीं बना सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आवश्यक हो तो आवेदक से उसकी जाति का शपथ पत्र प्राप्त कर अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण / सत्यापन करने के उपरांत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। इनका काम क्या है? आपने जो साक्ष्य दिया, जो कुछ भी दिया, उसका सत्यापन करें कि आपने जो दिया है वो फर्जी नहीं है, वो कूट रचित दस्तावेज नहीं है। ये इनको जांच करनी है
आप जो देंगे उसी को जांच करनी है। यह प्रक्रिया है इनकी। 5वां पैराग्राफ क्या कह रहा है? साथ ही जो आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य पाया जाए उसे शासनादेश के अनुरूप न पाए जाने का स्पष्ट कारण अंकित करते हुए अस्वीकृत किया जाए। परंतु आवेदन पत्रों को बिना जांच पड़ताल किए जाति प्रमाण पत्र जारी करने अथवा पूर्व में निर्गत जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु वर्ष 1950 में निर्गत राष्ट्रपति के आदेश के दस्तावेज कैमूर रेंज की पहाड़ियों से विस्थापित होकर नहीं आए हैं, जाति सही नहीं है, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अथवा साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, इनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाता है, ऊंच नीच भाषा बोली रहन सहन खान पान तथा जीविकोपार्जन के परंपरागत पेशे को आधार न बनाया जाए। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों नजीरों को शासनादेश के अनुरूप न मानने के संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया जाए। पैराग्राफ 5 में स्पष्ट कर दिया है कि उनको कहां पे बहस नहीं करनी है, क्या चीज उनकी जांच का बिंदु नहीं है। तो ये जो बार बार ये विस्थापित होकर नहीं आए हैं कहीं अन्य से, क्यों भाई? विस्थापन होने की क्या जरूरत है? विस्थापन की तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्यों लिख रहे हो? इन सारी चीजों को इसमें स्पष्ट कर दिया है। जीविकोपार्जन हेतु अपनाए गए पेशे को आधार नहीं बनाया जा सकता, यह भी स्पष्ट कर दिया है। भाषा बोली रहन सहन खान पान ऊंच नीच यानी जो संस्कृति की बात की जा रही है उसको भी इन्होंने डाइल्यूट कर दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उक्त के अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की समय सीमा निर्धारित करते हुए शासनादेशों का उल्लंघन कर आवेदन पत्रों को बिना कोई ठोस कारण से निरस्त करने वाले राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों लेखपाल राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार व तहसीलदार के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये कौन करेगा? इन्होंने पत्र किसको लिखा है? इन्होंने पत्र लिखा है समस्त जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को। तो इनके पास अगर आपकी शिकायत जाती है कि ये शासनादेश के विरुद्ध मनमानी तरीके से रिपोर्ट लगा रहे हैं तो ये उनकी इस शासनादेश से बाध्यता है कि वो उचित कार्रवाई करें। 7वां बिंदु क्या है? यदि किसी भी स्तर पर गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो शासन द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय समिति, वो क्या है त्रिस्तरीय? जनपद मंडल एवं राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें। उसे निरस्त किए जाने के संबंध में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनपद स्तर पर समाज कल्याण अधिकारी, मंडल स्तर पर उप निदेशक द्वारा समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब यहाँ पे साफ है कि यदि कोई प्रमाण पत्र संज्ञान में आए कि ये गलत इनको जारी हो गया है तो ऐसे केस में उसको निरस्त करने का कार्य जनपद स्क्रूटनी, मंडल स्क्रूटनी और राज्य स्क्रूटनी कमेटी को ही वो अधिकार है। तहसीलदार नहीं कैंसिल कर सकता। यानी कमेटी निर्णय करेगी कि ये कैंसिल करने लायक है या नहीं है। कृपया तदनुसार आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। भवदीय के रविंद्र नायक, प्रमुख सचिव।
पृष्ठ संख्या 129 129/2021/3206 (1/26/3/2021) प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। दूसरा, आयुक्त एवं सचिव, राज्य परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को कि इस अनुरोध के साथ प्रेषित किए हुए उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से अपेक्षित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। तीसरा, निदेशक समाज कल्याण, जनजाति विकास, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, आज्ञा से के रविंद्र नायक, प्रमुख सचिव। तो मित्रों, आपके सामने आज हमने शासनादेश संख्या 129 के बारे में बताया और आप देखेंगे कि कल जो समस्याएं हम लोगों ने पढ़ी थी उस समस्याओं के निराकरण में ये शासनादेश कितना लाभदायक है। जानकारी ही आपका संघर्ष का हथियार है। इसी के साथ जय भारत, जय संविधान।